चलिए हम पढ़ रहे थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसी के अंदर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। एनर्जी ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एनर्जी ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। देखिए, आपके पास एक एटम 1 होगा और एक आपके पास एटम 2 होगा, है ना। दोनों एटम अपने अपने ऑर्बिटल्स को लेकर आएंगे और सारे जितने भी ऑर्बिटल हैं सब आपस में मिक्स यहाँ पर होते हैं। तो ये एनर्जी कि यहाँ पर है, ये ऊपर जाने पर एनर्जी आपकी बढ़ रही है। तो एटम 1 का मान लो 1s ऑर्बिटल है, एटम 2 का भी 1s ऑर्बिटल है। ये दोनों इस एनर्जी पर लाई करते हैं। 1s ऑर्बिटल जब आपस में मिक्स होते हैं तो दो नए ऑर्बिटल बनाते हैं। एक तो सिग्मा 1s जिसे बोलते हैं हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक बनाते हैं सिग्मा स्टार 1s। और वो कहता है कि सिग्मा 1s बॉन्डिंग ऑर्बिटल है और सिग्मा स्टार 1s एंटी बॉन्डिंग है। तो बॉन्डिंग वाला ज़्यादा स्टेबल ऑर्बिटल है, वो मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी देता है, और सिग्मा स्टार वाला लेस स्टेबल ऑर्बिटल है, मतलब मॉलिक्यूल को अनस्टेबिलिटी देता है। तो जब ये दोनों मिलते हैं, ये एनर्जी के इस ऑर्डर पर हैं, तो इससे दो ऑर्बिटल क्रिएट होते हैं। एक तो सिग्मा 1s, ये एनर्जी में नीचे हमने बनाया है क्योंकि ये इन दोनों से ज़्यादा स्टेबल है, और एक इतना ही एग्जैक्ट आपका ऊपर सिग्मा स्टार 1s, एक हमने ये बनाया है। इस एनर्जी लेवल से जितना ये नीचे गया है उतना ही ये ऊपर गया है, ठीक है। तो इस 1s से आपका ये बना है जब इन्होंने इन फेज कॉम्बिनेशन किया, और इसी से आपका ये बना है जब इन्होंने आउट ऑफ फेज कॉम्बिनेशन किया। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, इन दोनों ने बॉन्डिंग बनाना तय किया तो दो नए ऑर्बिटल बनाए, सिग्मा 1s ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल, सिग्मा स्टार 1s ये आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फिर यहाँ पर आपका 2s ऑर्बिटल है, इसका 2s ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल, यहाँ पर इसका 2s एटॉमिक ऑर्बिटल। ये दोनों जब मिक्स होंगे तो अगेन सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s बनाएंगे। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा सिग्मा 2s, और उसी तरीके से इतना ही ऊपर आपका आ जाएगा सिग्मा स्टार 2s। ठीक है। तो जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं तो इस तरीके से ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। बॉन्डिंग वाला अपने एटॉमिक ऑर्बिटल से रेस्पेक्टिव नीचे जाता है, एंटी बॉन्डिंग वाला ऊपर जाता है, ऐसे 2s का, फिर ये नीचे जाता है, फिर ये ऊपर जाता है। तो हमारे पास मॉलिक्यूल के लिए इस तरीके से आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी का एक ऑर्डर बनता है। सबसे कम एनर्जी का ऑर्बिटल होगा सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s एंड सो ऑन। ठीक, इसको लिखिए।
हो गया। चलिए देखिए, ये जो थ्योरी है ये किसी भी टाइप के मॉलिक्यूल के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो मॉलिक्यूल H2 हो, चाहे वो मॉलिक्यूल H2SO4 हो, चाहे XeOF4 हो, कितना ही बड़ा मॉलिक्यूल, ये थ्योरी सबके लिए एप्लीकेबल है। लेकिन ये थ्योरी काफ़ी मैथमेटिकल है, कॉम्प्लेक्स है। तो अप टू JEE एडवांस या JEE मेन हमारे सिलेबस में जो ये थ्योरी है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स अप टू 20 इलेक्ट्रॉन तक के लिए हमारे लिए बोला गया है कि हमारा सिलेबस में इतना ही है। ऐसे मॉलिक्यूल जो होमो एटॉमिक हैं, होमो एटॉमिक मतलब H2, C2, O2, N2, F2, और जिनमें मैक्सिमम 20 इलेक्ट्रॉन आते हों, उन तक के लिए थ्योरी एप्लीकेबल है। तो अप टू 20 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये जो एनर्जी का हम ऑर्डर देख रहे थे, 2 ऑर्डर यहाँ पर बनते हैं, है ना। तो 2 ऑर्डर में पहला ऑर्डर यहाँ पर है फॉर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल हैविंग लेस देन इक्वल्स टू 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन तक के लिए एक अलग ऑर्डर आता है, और फॉर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल हैविंग ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन के लिए एक अलग ऑर्डर आता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा ऑर्डर क्या आता है, सिग्मा 1s सबसे कम एनर्जी का ऑर्बिटल है ये। उसके बाद आपका सिग्मा स्टार 1s। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो एनर्जी ऑर्बिटल्स की बढ़ती जा रही है। यहाँ पर आपकी एनर्जी की प्लॉटिंग है। और एक चीज़ और यहाँ पर, और Z इज़ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, Z इज़ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। Z इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस डिफाइन क्यों की जाएगी? जब भी हम सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, जब तक S ऑर्बिटल है तो S ऑर्बिटल तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है, S में कोई भी पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। लेकिन P ऑर्बिटल सिग्मा पाई दोनों टाइप के बॉन्ड बनाते हैं। तो हम कौन से P को यूज करते हुए सिग्मा बनाएंगे और कौन से P को यूज करते हुए हम पाई बनाएंगे। तो अगर आपकी Z इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो कौन से P ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहे होंगे, 2pZ या 2px या 2py, 2pz। तो जब हम सिग्मा बॉन्ड लिखेंगे P के लिए तब हम सिग्मा 2pz के लिए लिखेंगे। तो एक इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आपको पहले से डिफाइन करनी होगी। यूजुअली वो Z एक्सिस को डिफाइन करता है। आप अगर चाहें तो X को डिफाइन कर सकते हैं, Y को डिफाइन कर सकते हैं। मैं Z के अकॉर्डिंग डिफाइन करके ये बना रहा हूँ। तो सबसे कम एनर्जी का ऑर्बिटल आपका सिग्मा 1s है, फिर सिग्मा स्टार 1s है, फिर आपका सिग्मा 2s है, फिर आपका सिग्मा स्टार 2s है। ठीक है। इसके बाद आपका आता है पाई 2px, क्योंकि पाई बॉन्ड 2px में ही बनेगा। उसके बाद आपका आता है पाई 2py, अगेन जो 2py ऑर्बिटल है वे पाई बॉन्ड बनाएंगे। उसके बाद आपका आता है सिग्मा 2pz। तो सिग्मा बॉन्ड क्योंकि 2pz में है इसीलिए मैंने Z एक्सिस को डिफाइन किया है। अगर आपने यहाँ पे Z एक्सिस x डिफाइन करी तब यहाँ पर ये सिग्मा 2px होगा और फिर यहाँ पर 2py 2pz आपको दिखेगा। ठीक। इसके बाद आपका आता है पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। तो ये टोटल एनर्जी का ऑर्बिटल आता है। ये दोनों ऑर्बिटल सेम एनर्जी पर प्लॉट किए गए हैं। तो हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। जब हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो पहला एक इलेक्ट्रॉन इसमें और फिर अगला इलेक्ट्रॉन इसमें, फिर अगला इलेक्ट्रॉन इसमें अपोजिट स्पिन में और फिर अगला इलेक्ट्रॉन इसमें, ऐसे बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है। अगला देखिए, फॉर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल जब 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो आपका सिग्मा 1s, उसके बाद आपका सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर आपका ये जो ऑर्बिटल है अब यहाँ पर नीचे ही दिखता है सिग्मा 2pz, फिर आपका पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py
और सिग्मा स्टार 2p/z। ये आपके दो यहाँ पर ऑर्डर आते हैं, है ना। बच्चों को इन्हें याद करने में डिफ़िकल्टी रहती है तो इसका एक ऑर्डर और बन जाता है। ये ऑर्बिटल आपका कैसा है, बॉन्डिंग है या एंटी बॉन्डिंग है? और ये वाला आपका एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग के लिए हम B लिखेंगे, एंटी बॉन्डिंग के लिए हम A लिखेंगे। तो ऑर्डर आपका किस तरीके से बन जाता है, 4 बार ये बाबा बाबा, B A B A, बाबा बाबा 4 बार, उसके बाद आपका B B B, फिर यहाँ पर आपका A A A। यहाँ पर क्या है, 5 बार बाबा बाबा है ये, B A B A B। 14 से ज़्यादा है तो बाबा बाबा भी 4 के बजाय 5 बार है। फिर आपका यहाँ पर B B A A और A, ठीक है। ये क्योंकि इस ऑर्डर को याद करने में थोड़ा टाइम लगेगा, ये ऑर्डर हमारा जल्दी याद हो जाएगा। 4 बार बाबा बाबा, फिर B B B A A A। यहाँ पर 14 से ज़्यादा है तो 5 बार बाबा बाबा, फिर B B A A A, ठीक है। तो ये ऑर्डर आपको इस तरीके से दोनों के लिए याद होने चाहिए, है ना। कहीं अगर वो डीप क्वेश्चन पूछेगा तो वो ऑर्बिटल के बारे में क्वेश्चन पूछेगा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है ना। मान लो यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो मान लो आपसे क्वेश्चन पूछने लगे कि N2 के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में गया है और Z आपकी इंटरन्यूक्लियोसिस है, तो आपको जवाब देना होगा सिग्मा 2p/z। तब बाबा बाबा से काम नहीं चलेगा। बाबा बाबा शुरू में है, खेल खेल में याद हो जाएगा, लेकिन अगर आपसे वो थोड़ा सा डीप क्वेश्चन पूछेगा तो वो ऑर्बिटल की जानकारी पूछेगा, है ना। ऐसे या फिर ऐसा पूछ लेगा कि N2 के अंदर जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है उस ऑर्बिटल में कितने नोडल प्लेन हैं। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए किस ऑर्बिटल में गया, फिर सिग्मा 2p/z की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, तब आप उसका आंसर करेक्ट कर पाएंगे। तो वहाँ पर बाबा बाबा से कुछ हेल्प नहीं मिलेगी। इनिशियली आप बाबा बाबा याद करिए और ये ऑर्डर भी लेकिन आपको पता होना चाहिए। लिखिए इसको।
हो गया। चलिए मान लीजिए हमें यहाँ पर बनाना है O2 को, हमें देखना है कि O2 में कितने बॉन्ड्स आएंगे, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो O2 का मतलब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन में होते हैं 8 और 8 और 8 16, तो 16 इलेक्ट्रॉन होने पर ये वाला ऑर्डर हम फुलफिल करेंगे। तो इनके एडजेसेंट में मैं इस तरीके से बॉक्स बना लेता हूँ जिनमें मैं इलेक्ट्रॉन को फिल करूँगा। ठीक है, ये चलिए तो 16 इलेक्ट्रॉन हैं और एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर ऊपर की तरफ जा रहा है। तो सबसे कम एनर्जी के ऑर्बिटल में सबसे पहले भरेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12वां कहाँ जाएगा? हाँ, सेम स्पिन के साथ 12 13 14 15 और 16। तो ये इस तरीके से इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं। पहला आएगा बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर एक तरीके से, तुम क्या सो रहे हो हैं? बॉन्ड ऑर्डर इसी तरीके से जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड। लेकिन नंबर ऑफ बॉन्ड आपने सुना होगा कि 1 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है। आपने 2.5 बॉन्ड नहीं सुना होगा। बॉन्ड ऑर्डर 2.5 भी हो सकता है, बॉन्ड ऑर्डर भी 1 2 3 होगा, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में भी हो सकता है। दैट मीन्स 1.5 भी हो सकता है ना, 2.5 भी हो सकता है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या बोलता है वो? बॉन्ड ऑर्डर बोलता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2। वो ये कहता है कि जैसे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दैट मीन्स अगर मैं इन दोनों का कलेक्टिव रिजल्ट लूँ तो इन्होंने कुछ बॉन्ड ने क्रिएट किया। जितना बॉन्ड इन्होंने क्रिएट किया उतना ही उसने अपोज किया। जितना इस ऑर्बिटल ने अट्रैक्ट करने की कोशिश करी उतना ही इस ऑर्बिटल ने रिपेल करने की कोशिश की। तो फाइनली दोनों ने नल क्रिएट कर लिया। उसी तरीके जितना इन्होंने बॉन्डिंग क्रिएट करने के लिए उतना एंटी बॉन्डिंग ये भी 0 हो गया। तो बॉन्डिंग फाइनली आ किससे रही है? इससे, 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 और इन दोनों ने भी फिर अपोज किया है। तो फाइनली ये बनता है कि कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है माइनस कितने एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है डिवाइड बाय 2। अब क्या ये वैल्यू नेगेटिव में आ सकती है? ये नेगेटिव में नहीं आएगी, क्योंकि पहला ऑर्बिटल हमेशा बॉन्डिंग वाला भरा जाएगा, उसके बाद एंटी बॉन्डिंग वाला। तो हमेशा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, हमेशा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग के या तो बराबर होंगे या ज़्यादा होंगे, है ना। जैसे यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर कितना आ रहा है? यहाँ पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 4 है ना, 6 8 और 10 हैं, और बाकी बचे हुए 2 4 और 6 आपके एंटी बॉन्डिंग है। तो ये आपका आ जाएगा 10 माइनस 6 डिवाइड बाय 2, तो ये आपका आ जाएगा 2। तो ये कहता है कि O के बीच में 2 बॉन्ड हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मैग्नेटिक नेचर, है ना। मैग्नेटिक नेचर, यहाँ पर 2 चीज़ें हो सकती हैं। या तो ये हो सकती है पैरामैग्नेटिक, या हो सकती है डायामैग्नेटिक। ठीक है, अगर स्पेसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इफ देयर इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देन पैरामैग्नेटिक, अदरवाइज डायामैग्नेटिक। तो क्या यहाँ पे आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? हाँ, एक ये रहा, एक ये रहा। तो ये जो O2 है ये कैसी है? ये पैरामैग्नेटिक है ना। थर्ड देखिए, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ।
अब बॉन्ड लेंथ का एग्जैक्ट डाटा नहीं, बॉन्ड लेंथ की प्रोपोर्शनल की किसके प्रोपोर्शनल है। तो देखिए यहाँ पर अगर ओ के बीच में ज़्यादा बॉन्ड हैं, मान लो 2 एटम के बीच में ज़्यादा बॉन्ड है, 3 बॉन्ड हैं, तो वो ज़्यादा पास रहेगा, या 2 एटम के बीच में 1 बॉन्ड है तो ज़्यादा पास रहेगा। 3 ज़्यादा हैं तो एक तरीके से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, उन्होंने ज़्यादा अट्रैक्ट किया है दोनों न्यूक्लियस को। तो वो कहता है कि जो बॉन्ड लेंथ है वो प्रोपोर्शनल टू है 1 अपॉन बॉन्ड ऑर्डर, 1 अपॉन बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है ग्रेटर था बॉन्ड ऑर्डर, ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है। अगर किसी मॉलिक्यूल में आपको 3 बॉन्ड मिलते हैं, 3 बॉन्ड ऑर्डर मिलता है, तो वो सिंगल बॉन्ड वाली स्पेसीज से ज़्यादा स्टेबल होगा। वीबीटी में भी हम यही पढ़ते हैं, N2 मॉलिक्यूल क्यों ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि उसमें 3 बॉन्ड हैं, है ना। उसके रेस्पेक्ट में अगर हम देखें H2 मॉलिक्यूल या F2 मॉलिक्यूल कम स्टेबल है, क्योंकि उसमें 1 बॉन्ड है, उसमें 2 बॉन्ड है। ठीक। तो यहाँ पर भी वही है, अगर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा, कम है तो कम स्टेबल। इसको लिखिए।
हो गया। चलिए, अगर किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है तो आप क्या मानेंगे, वो मॉलिक्यूल बनेगा नहीं बनेगा? थोड़ा सा, मतलब मैं एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, मैं मॉलिक्यूल बनेगा नहीं बनेगा? मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। हाँ, तो अगर देखिए नेगेटिव तो हो नहीं सकता बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर या तो 0 आ सकता है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग के बराबर हो गई, या फिर कुछ बॉन्ड ऑर्डर आ सकता है। तो अगर कुछ बॉन्ड ऑर्डर आता है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, और अगर बॉन्ड ऑर्डर आपका 0 आ जाता है, इसका मतलब जितने बॉन्डिंग वाले सपोर्ट कर रहे हैं उतना ही एंटी बॉन्डिंग वाले रिपेल कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। तो एक पॉइंट और लिखिए, 5th पॉइंट, इफ़ द बॉन्ड ऑर्डर इज 0, इफ़ द बॉन्ड ऑर्डर इज 0, if the bond order is 0, then molecule does not exist, then molecule does not exist, then molecule does not exist। अगर दो मॉलिक्यूल हैं या स्पेसी हैं जिनमें बॉन्ड ऑर्डर सेम आता है ना, दो स्पेसी की कंपेयर करा रहा है, जैसे Li2+ और Li2-, इनमें अगर आप निकालोगे तो बॉन्ड ऑर्डर सेम आता है, लेकिन हमसे पूछता है कि इनमें से कौन सी स्पेसी ज़्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पे पूछता है, यहाँ पे वो कहता है कि जिसके पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम होंगे वो आपका ज़्यादा स्टेबल होगा, है ना। एक आदमी है जिसके पास 10 दोस्त हैं और 8 दुश्मन हैं, एक है जिसके पास 6 दोस्त हैं और 4 दुश्मन हैं, तो कौन आदमी ज़्यादा सेफ फील करेगा? ज़्यादा दोस्त ज़्यादा दुश्मन वाला, या कम दोस्त कम दुश्मन वाला? जिसके कम दुश्मन हैं वो ज़्यादा है, यहाँ पे दुश्मन वाली चीज़ ज़्यादा वो है ना। तो यहाँ पे वो कहता है कि जिसके पास कम एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे वो स्पेसी ज़्यादा स्टेबल होती है। तो एक पॉइंट और लिखिए, इफ़ टू स्पेसी हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर, if two species have same bond order, then the species having lesser number of anti bonding electron will be more stable, चलिए एक चीज़ और हम यहाँ पे जानते हैं, होमो एंड लूमो, HOMO एंड LUMO। HOMO का मतलब होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, लूमो का मतलब होता है लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो देखिए O2 की अगर हम बात करें तो वे कौन से ऑर्बिटल हैं जो सबसे ज़्यादा एनर्जी के हैं और ऑक्युपाई किए गए हैं? ये क्या है, सबसे ज़्यादा एनर्जी का है? ये कौन से सबसे ज़्यादा एनर्जी के हैं? यही हैं, और ये ऑक्युपाई किए गए हैं, तो ये आपके होंगे होमो, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। वे ऑर्बिटल जो सबसे ज़्यादा एनर्जी के हैं और ऑक्युपाई किए गए हैं, तो ये दोनों आपके ये और ये यहाँ पर है होमो। और वो कौन सा ऑर्बिटल है जो सबसे कम एनर्जी का था लेकिन ऑक्युपाई होते होते रह गया, मतलब अनऑक्युपाइड है, ये वाला है ना। ये ऑर्बिटल आपका लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल है, लोवेस्ट एनर्जी का। इसके ऊपर भी और ऑर्बिटल होंगे, उन सब की एनर्जी ज़्यादा होगी, वे सब भी अनऑक्युपाइड है, लेकिन उन सारे ऑर्बिटल में ये वाला वो ऑर्बिटल है जो सबसे कम एनर्जी का है और अनऑक्युपाइड रह गया है।
तो ये ऑर्बिटल आपका बोला जाएगा लूमो। ठीक है, ये आपका बोला जाएगा लूमो। ठीक है, तो कई बार किसी मॉलिक्यूल के लिए पूछ लेगा कि इसमें लूमो ऑर्बिटल कौन सा है।